हमने कंसर्निंग एजेंसीज वहाँ पे लगाई हैं। क्या वो सो रही थी क्या सिर्फ वो पैसा खा रही थी? क्या पैसा खा रही थी? उसको वायलेट किया गया। पहले बिल्कुल अनप्लैंड तरीके से जो है कुछ रोड्स थे उनका काम शुरू किया गया, बाद में टर्मिनेट किया गया कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रही है। जब वो सक्सेसफुल नहीं थी तो आपने एक्सपेक्ट किया, जिनकी टाइम पीरियड डेडलाइन पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी जो है उनको एक्सटेंशन मिली है, लेकिन फिलहाल हम उसकी जो है स्पीड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मुझे कल पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि इतना पैसा जो है गवर्नमेंट के सेक्टर से आपके पास आया था, पब्लिक जो था वो ट्रेजरी से आपके पास आया था, तो पैसे का शिकार हमें होना पड़ता है क्योंकि पब्लिक ने बड़ी उम्मीद के साथ यही कहना कि हमें जो है एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, जो है अलग से विधानसभा क्षेत्र दिया जाए। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी तरफ से मेमोरेंडम में दिया गया? देखिए, 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के पास एक अच्छा अवसर है इस तरीके से जो है वो डिलिमिनेट करने का कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को कि जो प्रॉपर जस्टिस कर पाए। मसला ये नहीं है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी है, मसला ये है कि जितनी आप बढ़ा रहे हैं या जितनी आप जो है उसको रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, आप उसको कितने बेटर तरीके से करते हैं। कितने मानना है कि आज बिला शक जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डेफिसिट में है, घाटे में है, लेकिन लंबे टाइम तक आप इसको एज इट इज़ नहीं चलने दे सकते। और डेफिनेटली जब हम एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं, नया दौर है, नई सोच है, तो आपको वो सारे कदम उठाने होंगे जिससे कि JNK की इकोनॉमी, कश्मीर को पटरी पे लाना है, इसकी इकोनॉमी को पटरी पे लाना है। और जो इतने टैलेंटेड युवा पीछे बैठे हैं जो इस चीज़ के इंतजार में हैं कि आप उनको रोज़गार देंगे, अगर आपको उनको मौका देना है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ यूथ होने के नाते कि जम्मू कश्मीर के पास कोई युवा नीति नहीं है जो यहाँ के यूथ को जो है वो बेटर मौका दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK चैनल डिजिटल उधमपुर और मैं हूँ रशपाल सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में DDC मोंगरी पंचारी जसवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ मुद्दे लेके हमारे साथ आज जो है जुड़े हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जसवीर जी, स्वागत है आपका JK चैनल डिजिटल उधमपुर में। तो क्या कुछ मुद्दे हैं आज जो आप हमारे समक्ष रखना चाहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार रशपाल जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आज मैं आपके माध्यम से जिससे जो है वो जनता से रूबरू होना चाहता हूँ, वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी ऑनगोइंग काम हमारे चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सुपरविज़न है, जो हम काम को जज कर रहे हैं कि उसको टाइम पे पूरा करना है, किस तरीके से पूरा करना है, कैसे उसकी बेटर क्वालिटी मेंटेन करनी है, मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर हमारे सरकारी प्रोजेक्ट हैं हम उनकी डेडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं, क्योंकि सबूत है, अपने ही क्षेत्र का देना चाहता हूँ। 10 साल के करीब पहले जो बिल्डिंग्स का काम शुरू हुआ था हमारे हॉस्पिटल्स का, अब तक पेंडिंग पड़ा है। अब हालांकि डिपार्टमेंट्स ने उसको फिर से शुरू किया है काफ़ी हमारे बोलने पे, और अब जो काम शुरू हुए हैं, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय जो बसनोत में बना है हमारे वहाँ तहसील मोंगरी में, काफ़ी साल पुराना उसका काम था, काफ़ी देर से रुका हुआ था और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दी जा सके उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन आप देखेंगे सालों तक उसका काम अटका रहा और बच्चियाँ जो थी उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाई। और जिस क्रेज़ के साथ वो स्कूल खुला था, लोगों में एक नया जोश था कि अब बच्चियों को बेटर एजुकेशन मिलेगी, लेकिन वो टाइम पे हम पूरा नहीं कर पाए और जिस टाइम पे बच्चों को वो रिसोर्स मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया। तो अब हमने इसको फिर से शुरू करने की कोशिश की है, बट अब भी ज़रूरी है कि जो जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, डेफिनेटली प्रशासन को चाहिए कि वो टिल द लास्ट मोमेंट जो है उसको सुपरवाइज़ करे ताकि उसको हम टाइम पे पूरा कर सकें। PMGSY की आप रोड्स देखेंगे, हालांकि पिछले कुछ टाइम में हमने प्रोग्रेस पकड़ी है, लेकिन फिर भी अभी भी हम उस लेवल की प्रोग्रेस पे नहीं है जिसमें हम जो है एक विद इन टाइम लिमिट जो है उसको पूरा कर पाएं। बीते कल भी आपकी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो हमने देखा कि जैसे आपने PMGSY की बात की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी वो कहना है कि जो सामग्री लगाई जा रही है वो घटिया क्वालिटी में जो सामग्री लगाई जा रही है, तो क्या कुछ जिस तरह से वहाँ हमने देखा, तो थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, जब हमारे रोड्स PWD के पास थे, आप देखेंगे कि इतना बजट हमारे पास नहीं होता था, लेकिन डेफिनेटली तब आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी देखने को मिलेगी कि जो है बेटर क्वालिटी के रोड थे, जितना भी हमारे पास पैसा था, अवेलेबल था। आज आप देखेंगे काफ़ी देर से लोगों की बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी कि रोड कच्चे हैं, उनको आप पक्का करिए, नया भारत है तो हमें भी कुछ जो है आप इन्वेस्टमेंट दीजिए ताकि जो है वो रूरल कनेक्टिविटी जो उसको बेटर किया जा सके। पिछले कुछ टाइम में जब से PMGSY ने जो है ग्रामीण रोड्स को टेक ओवर किया है, आप देखेंगे कि एक तरह से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब हमें भी पक्के रोड मिलेंगे, कनेक्टिविटी बेटर होगी और हमें जो है बेटर फैसिलिटी मिल पाएगी। और डेफिनेटली बिना किसी झिझक के ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो PMGSY के रोड्स हैं वहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। मैं बताऊँगा 2 अरब रुपये से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ मेरे वहाँ पंचारी मोंगरी में हुई है, जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ जिला विकास परिषद में।
बट अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो इतना पैसा लग रहा है, सेंटर की ओर से लगाया जा रहा है, वो पैसा किसका है? वो पैसा सिर्फ हमारा नहीं है, वो पूरे देश की जनता के, गरीब लोगों का पैसा है। आप देखेंगे कि उनकी खून पसीने की कमाई है, और वो यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कल को इकोनॉमी डेवलप करेगी, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ अच्छे रोड होंगे, टाइम बचेगा, एंड टाइम इज़ मनी, तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। बट यहाँ आप देखेंगे कि उन रोड्स की जो डेडलाइन थी उसको वायलेट किया गया। पहले बिल्कुल अनप्लैंड तरीके से जो है कुछ रोड्स थे उनका काम शुरू किया गया, बाद में टर्मिनेट किया गया कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रही है। जब वो सक्सेसफुल नहीं थी तो आपने एक्सपेरिमेंट क्यों किया वहाँ पे? आपको जो था पहले, अगर एक्सपेरिमेंट करना था, थोड़ी सी जगह पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। अगर वो सक्सेसफुल नहीं था तो आपको वो टेक्नोलॉजी यहाँ इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए थी। आपने एक लार्ज एरिया में जो है उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया। जैसे ये था कि वो जो है वो ग्रीन रोड बनाएंगे हम, कुछ टेक्नोलॉजी थी, कुछ बाहर की टेक्नोलॉजी लाई थी जिसके जरिए जो थे रोड्स बनाए जा रहे थे, लेकिन बाद में उस टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया गया। अब उन सारे रोड्स को फिर से रीटेंडरिंग में डाला गया है। हालांकि अब वो काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो काम टाइम पे पूरा हो। लेकिन बहुत से रोड ऐसे हैं जिनकी टाइम पीरियड डेडलाइन पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी जो है उनको एक्सटेंशन मिली है, लेकिन फिलहाल हम उसकी जो है स्पीड उस तरीके की नहीं पकड़ पाए हैं जिस स्पीड के साथ वो काम होना चाहिए। अब डेफिनेटली विंग ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मुझे कल पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि इतना पैसा जो है गवर्नमेंट के सेक्टर से आपके पास आया था, पब्लिक जो था वो ट्रेजरी से आपके पास आया था, तो आपने कैसे उसको यूटिलाइज़ किया? तो जब डेडलाइन ही वायलेट हो जाएगी तो आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 2018 में रोड शुरू हुए, जिनको 2021 में मार्च में पूरा होना था, अगर वो पूरे नहीं होते हैं और 50% काम भी उसका नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, कंसर्निंग ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, जितनी भी सुपरवाइजिंग एजेंसीज हैं वो सारी जिम्मेदार है। मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 30 दिन का टाइम मिलता है, आपको टारगेट मिलता है कि 30 दिन में आपको 30 किलोमीटर रोड कवर करना है, ठीक है। लेकिन पहले 15 दिन आपके निकल जाते हैं और आपने जो है वो 10% काम भी नहीं किया, यानी कि जो है वो 2 या 3% रोड भी आपने नहीं बनाया। 20 दिन भी निकल जाते हैं, फिर भी आपने जो है आधा काम नहीं किया। 25 दिन भी निकल जाते हैं, फिर भी आपने आधा काम नहीं किया, और 30 दिन भी निकल जाते हैं, फिर भी आपने आधा काम नहीं किया। तो मुझे बताइए कि जो एजेंसीज हमने, कंसर्निंग एजेंसीज वहाँ पे लगाई हैं, क्या वो सो रही थी क्या? क्या सिर्फ वो पैसा खा रही थी क्या? पैसा खाने के लिए हमने बिठाई थे क्या? जो सिर्फ क्या रीज़न देने के लिए कि जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो फिर हम रीज़न देते फिरेंगे कि ये था वो था? ठीक है, हमारे पास 100 रीज़न होते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट दिखनी चाहिए, एक डेडिकेशन दिखनी चाहिए कि हाँ आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम पे पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनपुट कास्ट बढ़ रही है, पब्लिक सफ़र कर रही है। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा, उस पर मैं आज इतनी चर्चा नहीं करूँगा आपके साथ। ये देविका प्रोजेक्ट है जो हमारा, आप देखेंगे कि 2 अरब रुपये के करीब पैसा सेंक्शन हुआ है, उसके बावजूद वहाँ आपको कोई तस्वीर ऐसी बदलती हुई नहीं दिखाई देती। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डेडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से जसवीर जी का ये कहना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की डेडलाइन की बात की जा रही है, जिस तरह से अगर हम उधमपुर से जो मोंगरी पंचारी रोड की बात करें तो इसका भी जो काफ़ी अरसे से इसका जो है कार्य चल रहा है, परंतु अगर हम बात करें तो काफ़ी धीमी गति में कार्य चल रहा है। इस वक्त बरसात का मौसम भी चल रहा है, आए दिन लोग भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि जितने भी कार्य चल रहे हैं उन जो वो काफ़ी धीमी गति में चल रहे हैं। जसवीर जी, जिस तरह से आप युवा हो के क्षेत्र की बात करें तो आपके ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, परंतु आपकी लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो डेडलाइन है वो अभी भी नहीं हो पा रही है। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, इस समय जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन से आप भी मिले हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन को आपकी तरफ से किस तरह से जो है वहाँ पर विचार रखे गए, मेमोरेंडम में क्या कुछ दिया गया? जिस तरह से हमने भी कई बार कवरेज की है उस इलाके की, कि उस इलाके का यही कहना है कि हमें जो है एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, जो है अलग से विधानसभा क्षेत्र दिया जाए। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी तरफ से मेमोरेंडम में दिया गया? देखिए, 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के पास एक अच्छा अवसर है इस तरीके से जो है वो डिलिमिनेट करने का कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, कि जो प्रॉपर जस्टिस कर पाए। मसला ये नहीं है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बननी है, मसला ये है कि जितनी आप बढ़ा रहे हैं या जितनी आप जो है उसको रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, आप उसको कितने बेटर तरीके से करते हैं, कितने निष्पक्ष तरीके से करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें डीप फेथ होने के नाते मैं पूरी उम्मीद जताता हूँ कि जो कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, जो बिठाया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जो है वो काम करेगा। और मैं अपील भी यही करता हूँ गवर्नमेंट से और कमीशन से कि वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जो है वो काम करे, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर का एक नया दौर शुरू हो रहा है उसमें जो है आप उसको
एक नई सोच दे सकें, एक नया विज़न दे सकें। और कुल मिला के आप देखेंगे कि वाकई में हमारे लिए नया दौर है और हमें लगभग हर फील्ड में एक नई शुरुआत करनी है। अर्थव्यवस्था टूट फूट गई है, जो है उसको अभी स्ट्रेंथन करना है, और यूँ कहिए कि डेफिसिट में है, घाटे में है, उसको आपको सरप्लस की ओर ले जाना है। नौकरियां का कहीं नामो निशान नहीं है, 70-80 लाख के करीब यूथ है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपके पास है नहीं, आप उसको छोड़ेंगे कहाँ। और यूथ के बीच बहुत बड़ा टैलेंट भरा हुआ आप देखेंगे। कुल मिला के आप देखें, एक एनर्जी हाउस एक क्रिएट हुआ है, जो यूथ की एनर्जी है उससे आप एक एनर्जी हाउस बना सकते हैं। उस एनर्जी हाउस का अगर आप टाइमली यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, डेफिनेटली उसको ब्लास्ट करना है। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो ब्लास्ट करेगा, और वो सोसाइटी के लिए या स्टेट के लिए या कंट्री के लिए सही नहीं है। तो टाइम की ज़रूरत यह है कि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए जिनमें यूथ को भी पूछा जाए कि बताइए किस तरीके की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और उसको हम कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि अब हम एसी के कमरों से बाहर निकलें और ग्राउंड पे लेके जाके जो है काम करें। जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमें डायरेक्टली पब्लिक से सुनने का, जो हम सुनते हैं कि कौन से वहाँ इश्यूज़ हैं, कौन से नहीं हैं, कहाँ किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना है, कहाँ कैसे नहीं किया जाना है। तो मुझे लगता है कि हमें ग्राउंड से जुड़ना होगा। जो हमारा एक दुनिया को देखने का नज़रिया है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा है, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए मुझे लगता है कि पब्लिक की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। और डिलिमिटेशन कमीशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपके माध्यम से जो है वो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से और उसके साथ साथ कमीशन से कि जब वो कंस्टिट्यूंसीज़ को रीस्ट्रक्चर्ड करे, जब डिलिमिटेट करे, तो कृपया करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पंचायती राज के सदस्य हैं, डिफरेंट जो है हमारी बॉडीज़ हैं, चाहे वो कल्चरल के आधार पे हों, एथनिक आधार पे हों, चाहे वो रीजनल आधार पे हों, तो जितने भी जो हमारी ग्रुप्स हैं उनके साथ वार्ता जरूर करें। और मैं चाहूँगा कि यूथ के साथ वो स्पेशली वार्ता करे, और उसके साथ साथ जो है वो जितने भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वार्ता होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्राउंड लेवल पे जाना जरूरी है। मैं इस पर बड़ी हैरानी जताता हूँ कि 1 साल कमीशन कुछ नहीं कर सका। उसके बाद ऐसे टाइम में जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जहाँ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, जहाँ हमारे जो सेक्रेटरी लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे, कमीशन उस टाइम ऑनलाइन मीटिंग तक नहीं कर सका कि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर से जिस तरीके से पिछले दिनों कमीशन यहाँ आया वो डिस्कशन कर सकता था ऑनलाइन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1 साल एक्सटेंशन मिली। 1 साल एक्सटेंशन मिलने के बावजूद जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए कमीशन के पास सिर्फ 4 दिन थे, जिन्हें कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनको मिलने का मौका नहीं मिला होगा। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसको पारदर्शी और जो है निष्पक्ष तरीके से सरअंजाम दिया जाए। इस पूरी को जो कोशिश है जम्मू कश्मीर को एक नया आयाम देने की, उसके साथ साथ फील्ड पे जो है जरूर जाना चाहिए और पब्लिक को इनफ मौका देना चाहिए, मुझे लगता है, अपनी बात रखने का। और जहाँ सिर्फ लीडर्स को अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का, जो आम पब्लिक है, जो कॉमन लोग हैं, देखिए हर छोटी छोटी चीज़ पे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो है वो सुझाव लेते हैं। माई गवर्नमेंट जो ऐप उन्होंने बनाई हुई है, उस पर चाहे वो उनका मन की बात हो, चाहे कोई किसी प्रोजेक्ट की बात हो, कहीं कोई नई टैगलाइन देनी हो, तो गवर्नमेंट पूछती रहती है बताइए आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हित में जब आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो मुझे लगता है जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितनी हमारी पब्लिक है, जितने वेरियस ग्रुप्स हैं, इट मे बी एथनिक, इट मे बी रीजनल, इट मे बी कल्चरल, कोई भी हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इनफ टाइम देना चाहिए आपको उनको। और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचारी मोंगरी, मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूँ, आज फिर डिमांड कर रहा हूँ कि ये ऊपर का जितना भी इलाका है जो पहाड़ी क्षेत्र के तौर पर जिसको हम काउंट करते हैं, इसको एक सेपरेट कंस्टिट्यूंसी की ज़रूरत है ताकि उसकी डिमांड्स को एड्रेस किया जा सके। उदाहरण के तौर पर आज तक मैं से अपनी कमी भी मानता हूँ कि आज तक हम कॉलेज की डिमांड जो है, कॉलेज का जो इशू उसको सॉल्व नहीं कर पाए और ना ही बच्चियों को कॉलेज दे पाए हैं। और आप सोचेंगे, देखेंगे कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, जब दुनिया चांद पे और जो है मून पे और मार्स पे जाके रिसर्च कर रही है, उससे भी आगे निकल गई है, तब हमारे वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, अधिकतर बच्चियाँ 12वीं के बाद जो हमारी छोटी बहनें हैं वो पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकते। सिक्योरिटी रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए पहाड़ी इलाकों की जो नुमाइंदगी है वो विधानसभा में होना जरूरी है। और मैं फिर से पूरी उम्मीद जता रहा हूँ कि गवर्नमेंट और डिलिमिटेशन कमीशन हमारी बात को जरूर सुनेगा। जी, एक चीज़ आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है आपका, तो उसमें जो है पर्यटक स्थल काफ़ी जो है टूरिज़्म की बात करें, हम टूरिस्ट प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा, अगर पंचारी की बात करें, चाहे अगर ब्रियोत जो लाली ब्रियोत की जगह की बात करें, तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है अच्छी जगह हैं। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है? अगर टूरिज़्म विभाग की तरफ बात करें हम, तो जो पर्यटक स्थल बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? उससे कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आपने कहा कि जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं एक रोज़गार भी बढ़ता है। अगर टूरिस्ट अगर जिस तरह से हम पटनीटॉप, जहाँ सनासर, इन इलाकों की तरफ जो है रुख करते हैं लोग, जो जितने पर्यटक हैं,
अगर उस तरफ पर्यटकों को आना होगा तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो जितना भी है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसके ऊपर, जो टूरिज्म विभाग से आपकी कुछ बातचीत हुई? देखिए रिशपाल जी, वास्तविकता यही है, मैं हमेशा से मानता आया हूँ, हर मंच से कहता आया हूँ, विभिन्न आर्टिकल्स में भी मैंने लिखा है, जब अखबार में मुझे लिखने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है। मेरा हमेशा से एक मानना है कि आज बिला शक जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डेफिसिट में है, घाटे में है, लेकिन लंबे टाइम तक आप इसको एज इट इज़ नहीं चलने दे सकते। और डेफिनेटली जब हम एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं, नया दौर है, नई सोच है, तो आपको वो सारे कदम उठाने होंगे जिससे कि JNK की इकोनॉमी सरप्लस हो सके। उसके साथ साथ उन सारे सेक्टर सरप्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरप्लस घर बैठे तो होगी नहीं। नई दिल्ली जो है, आप ये कहेंगे कि नई दिल्ली घर बैठे बैठे आपको जम्मू और श्रीनगर को सरप्लस करके दे देगी इकोनॉमी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और जो लोग ये उम्मीद रखते हैं, मुझे लगता है वो बहुत गलत उम्मीद रखते हैं और स्टेट को बड़े गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको सही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपकी इनकम जनरेट हो, इकोनॉमी सरप्लस हो, ताकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्रिएट कर सकें, ताकि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट कर सकें। आज की वास्तविकता यही है, मैं हमेशा से मानता आया हूँ, आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको जम्मू कश्मीर को पटरी पे लाना है, इसकी इकोनॉमी को पटरी पे लाना है, और जो इतने टैलेंटेड युवा पीछे बैठे हैं जो इस चीज़ के इंतजार में हैं कि आप उनको रोज़गार देंगे, अगर आपको उनको मौका देना है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन ये वो सेक्टर हैं जिसमें ना तो हमारे पास कोई पॉलिसी है। सच्चाई यही है, आज मैं आपके माध्यम से खुलेआम कहना चाहता हूँ, सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर के पास ना तो कोई बेटर टूरिज्म पॉलिसी है, ना कोई हॉर्टिकल्चर पॉलिसी है, और ना ही कोई यूथ एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी है। तो ये वो सेक्टर हैं जो जम्मू कश्मीर को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन इन्हीं सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास कोई अपनी पॉलिसी नहीं है। हॉर्टिकल्चर के मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वो जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकती है, लेकिन मैं सिर्फ पंचारी मोंगरी एग्जांपल दूँ, वहाँ मैन पावर नाम पे कोई चीज़ नहीं है। कुछ हमारे चुनिंदा लोग हैं, बहुत जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी जो तादाद है बहुत कम है। 10 से 12 लोग मुझे पूरे पंचारी मोंगरी में मिले हैं हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में जो है वो काम करने के लिए। वो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और उनकी मेहनत का ही ये असर है कि हम कुछ हद तक जो है चीज़ों को चैनलाइज कर पाए हैं। लेकिन हमें एक लार्ज मैन पावर की ज़रूरत है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एट द सेम टाइम जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, आप देखेंगे जम्मू में, तो जम्मू को छोड़िए, मैं यहाँ अपने उधमपुर की बात करूँगा, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट दिखती है टूरिज्म सेक्टर में? चाहे वो उधमपुर सिटी की बात हो, चाहे आसपास के इलाकों की बात हो, टूरिज्म सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं, और जहाँ हुई है बिल्कुल अनप्लान तरीके से हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकती है, पर ज़रूरी है कि उसके लिए बेटर पॉलिसी हो, निष्पक्ष पॉलिसी हो। सिंगापुर को आप देखेंगे कितना सा है, उसका जो क्षेत्र इतना जो है रिच इकोनॉमी है, स्ट्रेंथन इकोनॉमी है, और दुनिया की जो है सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में गिना जाता है। जो आप 20-25 इकोनॉमीज़ देखेंगे वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज़, पीसफुल है, और जो प्रोस्परस इकोनॉमीज़ हैं उनमें गिना जाता है। क्षेत्रफल देखेंगे बड़ा छोटा है, जम्मू कश्मीर उससे बहुत बड़ा है, लेकिन मसला जहाँ सिर्फ ये है कि आप कैसे जो है वो चीज़ों को चैनलाइज करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि लाखों युवा आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं इस उम्मीद में कि आप कोई बेटर पॉलिसी बनाएंगे और उनको रोज़गार देंगे। हॉर्टिकल्चर टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी। लेकिन आज रिशपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो एक परिवार की तरह जो है इस इकोनॉमी को ग्रो करे और दिन रात मेहनत करे। अभी मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है आराम से चैन से बैठने का, मजा लेने का, ऐसा टाइम नहीं है। अभी टाइम है कि हम दिन रात मेहनत करें, अपनी गलतियों को जो है कम करें, और जहां मौका मिलता है, जहां स्कोप मिलता है, हम जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। और मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हम कुछ अच्छा करें, और डेफिनेटली हम JNK के साथ साथ पूरी कंट्री की इकोनॉमी को जो है लीड कर सकते हैं अगले 5 सालों में, अगर हम बेटर पॉलिसी बनाते हैं। बट उसके लिए बेटर एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए बेटर जो है हमारी हेल्थ पॉलिसी, उसके लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके लिए बेटर यूथ एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी, और उसके बाद जो है वो आप देखेंगे बेटर टूरिज्म पॉलिसी, बेटर हॉर्टिकल्चर पॉलिसी। इन सब एरियाज़ को हमें इंटीग्रेट करना होगा। और बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ यूथ होने के नाते कि जम्मू कश्मीर के पास कोई युवा नीति नहीं है जो यहाँ के यूथ को जो है वो बेटर मौका दे। बाहर की जितनी स्टेट, चाहे वो हरियाणा हो, आप देखेंगे एथलीट्स हैं, कितना उनको सपोर्ट मिलता है। JNK में देखेंगे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। आप NSS NCC को देखेंगे, NYKS को देखेंगे, हर स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर इनको में से किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और मुझे लगता है कि अब टाइम आया है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ, और क्योंकि युवा हूँ और तो ज़रूरी है कि मैं युवाओं का रिप्रेजेंटेशन दूँ। और अगर माननीय जो है हमारे उपराज्यपाल साहब चाहें तो जो है जब तक उनके पास कमान है यूटी की, डेफिनेटली हमेशा तो रहनी नहीं है, आज नहीं तो कल प्रशासन बदलना है, तो जब तक उनके पास कमान है मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में वो जो है लाभ ले सकते हैं। और एक मैं लास्ट में एक सजेशन देना चाहूँगा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि NSS NCC NYKS रेड क्रॉस भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ये वो क्षेत्र हैं
जहां आप जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उसको डील करने में आप उनकी मदद ले सकते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि स्पेशली क्योंकि मैं एनएसएस बैकग्राउंड से कहूं, मैं एनएसएस की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एनएसएस की सपोर्ट कोविड को डील करने में बिल्कुल ली ही नहीं, जबकि यहां हजारों एनएसएस वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बजाय इससे कि आप ऑनलाइन जो है वो करो, अवेयरनेस करो, ऑनलाइन चार्ट बनाओ, आप ऑनलाइन भाषण दो, उसके सिवा ग्राउंड पे उनको उतरने का मौका ही नहीं दिया। जबकि हमारे पास, हम जानते हैं हेल्थ सेक्टर में कम एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट चाहे तो हमारे पास 50-60 हज़ार एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, वो गवर्नमेंट के एक इशारे पे जो है वो ग्राउंड पे उतरेंगे और हमारा जो हेल्थ स्टाफ है, हमारा जो पुलिस स्टाफ है, उसकी सपोर्ट करेंगे और हम जो है वो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली तरीके से डील कर पाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो जैसा कि हमें देखने में मिल रहा है। लेकिन जरूरी है एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, जो बड़े घराने हैं, जो बड़े राजघराने हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और जो शहरों की सड़कें हैं, जो पक्की सड़कें हैं, वहाँ से दूर जाके जो गाँव की टूटी फूटी सड़कें हैं जहाँ असली भारत बसता है, और चाहे वो जम्मू कश्मीर की राजनीति हो चाहे भारत की राजनीति हो, उसका जो गद्दी है, राजगद्दी है, उसका रास्ता गांव से निकल के आता है। तो मुझे लगता है टाइम है कि हम गांव की ओर लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डीडीसी काउंसलर पंचारी मोंगरी जसवीर सिंह जी, और इन्होंने काफ़ी जो मुद्दों पर चर्चा की और कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की कि जिस तरह से अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें हम, तो वहाँ पर जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर पीएमजीएसवाई विभाग की बात की इन्होंने, हॉर्टिकल्चर जो है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट की बात की, कुल मिला के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार व प्रशासन को इन क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान देना होगा, तब जाके जो जितने भी मुद्दे इन्होंने हमारे साथ साझे किए उनका कहीं ना कहीं हल होगा। काफ़ी हिली एरियाज़ हैं, काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं, कहीं ना कहीं अगर टूरिज़्म विभाग अगर इस तरफ ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को भी जो है बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं जितने भी युवा हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके चैनल डिजिटल उधमपुर के साथ। नमस्कार।